अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ ज़िक्र हो जाए कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं। लोग सितारों पे, चाँद पे, खला में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और हम अभी तक वो इम्पोर्टेड हुकूमत और सिलेक्टर और न्यूट्रल और उसकी बहस में फंसे हुए हैं। और बांग्लादेश को देखें, आफात से घिरा हुआ, पानी से भरा हुआ मुल्क है, लेकिन वहाँ भी ज़ेर ज़मीन एक मेट्रो बन रही है। 50 अरब डॉलर से ज़्यादा उसकी बरामदात हो चुकी हैं। जीडीपी देखें, हर साल बढ़ती चली जा रही है। हमारी जीडीपी देख लें तो 2020 में वो कोई $363 थी और 2022 के जो अदाद-ओ-शुमार है, अगर ये गलत ना हो तो 300 से भी नीचे आ गई। $292 हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ वैल्यू जो है। तो बड़ा एक अफसोस का मकाम है कि किस तरह शॉर्ट साइटेड या कोता अंदेशाना पॉलिसियों की वजह से, सियासी चपकलिश की वजह से, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी की वजह से ये मुल्क कहीं आगे नहीं जा रहा। एक बड़ी इस लिहाज से मायूसी की सी सूरत हाल इसलिए पैदा होती है कि हम बड़े बबांगे दौल कहते हैं कि एक हम 5वीं या 6ठी बड़ी एटमिक क़ुव्वत हैं, 6ठी बड़ी आर्मी है, 5वीं या 6ठी हमारी आबादी के हिसाब से बड़ा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को हमने किया क्या, इससे क्या बना दिया है। बड़े बुनियादी सवालात हैं और इसके जवाबात के लिए आज हमने ज़हमत दी है एक बार फिर हारून शरीफ साहब को। इकोनॉमिस्ट हैं, मनसूबाबंदी के हवाले से भी महारत रखते हैं और बड़ा एक क्रिटिकल नुक्ता नज़र है। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों का इस तरह है, क्योंकि ये फेंस के दोनों तरफ रहे हैं, वज़ीर भी रहे, फिर INGO यानी वर्ल्ड बैंक वगैरह में भी काम किया उससे पहले, और जगह पे तो तजर्बात का इनका निचोड़ ऐसा है कि बहुत कम लोगों का है। तो इसीलिए शुक्रिया हारून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि दुनिया भर में महंगाई, फिर कोरोना के बायस जो पैदावारी अमल है वो डिसरप्ट हुआ, मसनूआत की सप्लाई मुतासर हुई है, कसाद बाज़ारी जिसको रिसेशन भी कहते हैं उसका एक नया दौर शुरू है। ऐसे में जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है, जो अभी तक लगता है कि 19वीं सदी का है, तो क्या इन तमाम चैलेंजों से ओहदा बरा होने के लिए ये निज़ाम कामयाब हो पाएगा? कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ना तो हमारे पास इस वक्त सियासी पार्टियों के अंदर वो कॉम्पिटेंस है इंटरनली कि वो जितनी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं उनका इदराक कर सकें, और वो ज्यादातर इन्हिसार जो हैं वो मल्टीलैटरल इदारों की रिपोर्ट्स वगैरह पे करते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको एक आराम पसंदी की आदत हो चुकी है और उन्होंने अपनी मॉडर्नाइजेशन या स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप सिविल सर्विसेज एकेडमी जाइए तो जो सिलेबस आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले पढ़ाया जाता था, गालिबन टीचर्स भी वही हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन ये है कि हमने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया स्किल्स के अंदर। उसका नतीजा हमारे सामने है कि हमारे जो खुशाइन बात यह है कि छोटे छोटे ममालिक, बांग्लादेश था, कैम्बोडिया है, उन्होंने एक 10-15 साल के अंदर तरक्की दिखानी शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान के लिए सबक ये है कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज यही है कि जब तक हम कॉम्पिटेंस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नेंस जो है इसकी सियासी पॉलिटिकल गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमी को अलहदा नहीं करेंगे, तो हम इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये बताइए कि अब चीन और अमेरिका के दरमियान एक नई किस्म की सर्द जंग शुरू हुई है। उसमें यूक्रेन पे रूसी हमले के बाद अब मज़ीद शिद्दत आ गई है, 2 ब्लॉक्स बड़े उभर के सामने आ गए हैं। अब इस नौयत की जो ग्लोबल सूरत हाल है उसके पाकिस्तान जैसे मुल्क पे असरात जो पड़ रहे हैं, पड़ने वाले हैं, तो क्या हमारी ये रियासत जो कि 19वीं सदी के गवर्नेंस मॉडल में रह रही है, उन असरात से वाकई कोई महफूज रह सकेगी? कि रिस्क जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन रिस्क के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, हमें आदत पड़ गई है कि अपनी जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशन पावर को यूज करके कंसेशंस लेके मईशत को चलाते हैं। अब वो कंसेशंस का मामला खत्म हो गया, हर एक को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, और चीन के अगेंस्ट तो बड़ी क्लियर पोजीशनिंग हो चुकी है कि हमने इसको जितनी देर आइसोलेट रखना है हम इसको करने की कोशिश करें, जिससे मैं जाती तौर पे एक्चुअली ये वेस्ट के बेनिफिट में नहीं है। लेकिन ये है कि आजकल जो उनकी लीडरशिप है
G7 کی میٹنگ ہو یا کچھ ہو. اور پھر یوکرین کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ یورپ اپنے انرجی کے ریسورسز کو ڈائیورسفائی کر رہا ہے کیونکہ ان کا بہت انحصار روس کے اوپر تھا. اب جب وہ ڈائیورسفائی کرتا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان کو LNG کے کانٹریکٹ میں ایک بٹ بھی نہیں آئی جو ہم نے پچھلے 2 ہفتے پہلے فلوٹ کیا تھا. یہ بڑی ایک کنسرننگ بات ہے کہ ہمارا کمپٹیشن جو ہے انرجی کے لیے بھی وہ یورپین ممالک سے بھی ہو گیا کیونکہ ہر ایک جو ہے اب ریسورسز کو اکٹھا کر رہا ہے. دیکھیں اس میں سوچنے کی بات اس وقت یہ ہے کہ ہماری 4 یا 5 فالٹ لائنز کیا ہیں رسک کی. ہماری سب سے بڑی فالٹ لائن تو یہ ہے جس کی وجہ سے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا انحصار امپورٹڈ ایسینشل امپورٹس پر ہے جس میں آئل بھی ہے اور دالیں بھی ہیں اور گندم بھی ہے اور ایٹ ٹائمز چینی بھی آ جاتی ہے. جس بھی اتنے بڑے ملک کا ایسینشل امپورٹ پر انحصار ہوگا تو رسک بڑھتا چلا جائے گا. دوسری ہماری فالٹ لائن ہے انرجی سیکٹر کی گورننس. انرجی سیکٹر کی بیڈ گورننس کی وجہ سے بجلی مہنگی بھی ہو گئی ہے, قرضوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ملتی بھی نہیں ہے. تیسری امتیاز صاحب جو فالٹ لائن مجھے نظر آ رہی ہے ایمرج کرتی فیوچر میں وہ فوڈ سیکیورٹی کی ہے کیونکہ یہ جو اتنی انفلیشن بڑھ رہی ہے تو جو غریب لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں ان کے لیے امپورٹڈ چیزوں کو خریدنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فوڈ سیکیورٹی کے اندر رول کیا پلے کریں. چوتھی اور جو آخری میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہماری خطرہ ہے ہمیں کلائمیٹ چینج سے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں فلڈنگ شروع ہو چکی ہے, ایگریکلچر تباہ ہو جاتی ہے اور ہمارے ریسورسز جو ہیں وہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں لگ جاتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کا تعلق جو آپ نے کہا ہے یہ خطے میں تبدیلیوں سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اب جب یہ اس کے لیے میری رائے یہ ہے جو میں بارہا کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں ان ترجیحات کو لائن منسٹریز سے علیحدہ کر کے کمپیٹنٹ ایک لوگوں کو دے دینے کی ضرورت ہے کہ اور 5 سال کا ان کو ایک ٹینور دیجئے کہ آپ ہمیں ٹائم باؤنڈ ایکشن پلان پہ ریفارم کر کے دیں. حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں اس طرح کیا ہے, محمد بن سلمان سعودی عرب میں اسی ماڈل پہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح ایسٹ ایشیا نے کیا تھا جس کو وہ پکنگ ونرز کہتے تھے کہ جو ہمارے ونرز ہیں ان کو ہم سسٹم سے نکال کے. ایون چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے NDRC بنایا تھا کیونکہ کرنٹ گورنمنٹ سٹرکچر کے اندر وہ نہیں ہو پا رہا تھا. اس میں یہ بتائیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے, کیا وہ واقعتاً اس قسم کا ڈی ریگولیٹ کرنے میں اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپرٹس ہیں ان کو لانے میں دلچسپی بھی رکھتی ہے؟ اس لیے کہ جو یہ شاہانہ طرز حکومت ہے جس میں بڑی بڑی کانوائز ہوتے ہیں, جب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سفر کر رہا ہوتا ہے, پوری ایک آرمی ہوتی ہے ان کے پیچھے سفر کر رہی ہوتی ہے, تو ان لوگوں کے پاس یعنی ہماری جو ایلیٹ ہے اشرافیہ, جس کو آپ کئی دفعہ آپ نے خود بھی کہا کہ اس ملک میں ایلیٹ کیپچر ہوا ہے, تو جن لوگوں نے یہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے یعنی مراعات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ کیا اس میں دلچسپی رکھیں گے کہ یہاں پہ اس نوعیت کی اصلاحات ہوں جیسے چین میں ہوئی, جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی, جیسے متحدہ عرب امارات میں ہوئی ہیں یا سعودی عرب میں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک بڑا کلیئر ہے کہ جو ایلیٹ ہوتی ہے خاص طور پہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ کا نیکسس لوگوں کی ویلفیئر سے صرف جو پولیٹیکل ہیں ان کا ری الیکٹ ہونے کے لیے, باقیوں کا تب تک ہے جب تک وہ تھریٹن نہیں ہو جاتے. سو ان کا وہ جب تک وہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے, وہ بالکل یہ تبدیلی نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کب تک وہ خیالی دنیا میں رہیں گے کہ کوئی آ کے آپ کو بیل آؤٹ کر دے گا. ایک وقت آتا ہے جب کوئی نہیں آتا, اور میرے حساب سے پاکستان کے لیے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جب ہم ہمسایہ ممالک یا دوست ممالک سے قرضے لینے جاتے ہیں تو اب ہمیں سگنل بڑا کلیئر آتا ہے کہ ڈیلنگ کرنی ہے تو کمرشل کریں, یہ دوستی یا برادرانہ تعلقات والی بات کو چھوڑ دیجیے. اس کی ایک شیلف لائف تھی. اب یہ ایک روڈ شاک مل رہا ہے, لیکن اشرافیہ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ we are too big to fail اور کوئی آ کے ہمیں بچا لے گا. یعنی افسوسناک بات ہے, لیکن مائنڈ سیٹ ابھی نہیں بدلا ہے. جو حکمرانی کا طرز حکمرانی نہیں بدلا ہے, اس میں وہی پیٹرنیج کا کلچر ہے. آپ دیکھیے نوکریاں کہاں دی جا رہی ہیں, آپ دیکھیے
कैबिनेट बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। अब बड़े बड़े मोहल्लात में जो रहते हैं घरों में, उसमें कोई छोटा करने की इनिशिएटिव नहीं दिया जा रहा। प्राइसेस जो हैं वो लोगों को पास ऑन की जा रही हैं। अब वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि एक वक्त आना है। बेहतर ये है कि वो लड़ाई फसाद के बगैर तय हो जाए और ये कुछ कर पाए। अब तो दोस्त ममालिक हमें बरमला कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म कीजिए। देखें, आज अभी इस इंटरव्यू से पहले जो पाकिस्तान बॉन्ड फ्लोट करता है, हमारा रिस्क प्रीमियम जो 6% पे यूरो बॉन्ड फ्लोट हुआ था, उसको इस वक्त 40% के ऊपर बेचा जा रहा है। 40%? जी, इन्वेस्टर जो हैं वो 34% मजीद मांग रहे हैं, वरना वो बॉन्ड खरीदने पे तैयार नहीं है। यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं ना कि इस मुल्क की साख, क्रेडिबिलिटी तकरीबन सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से ना दोस्त ममालिक नेशनल दुनिया में हमारी एज एन इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री या ग्रोइंग कंट्री क्रेडिबिलिटी सिफर है। ऐसे मुल्क में जहाँ पे बहुत सारे कार्टेल बन गए हैं, चाहे आप उसको ओगरा को देख लें, नेपरा को देख लें, पेपरा को देख लें, एप्टमा को देख लें, वीट, सीमेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी एसोसिएशंस हैं, अब ये एक इजारादार ग्रोह बन चुके हैं इस मुल्क में, और जिसमें हुकूमत में भी इन्हीं लोगों के नुमाइंदे बैठे होते हैं, ऑयल कंपनियों के, गैस कंपनियों के नुमाइंदे बैठे होते हैं। तो इनकी मौजूदगी में हम तब्दीली की बात कैसे कर सकते हैं? वो तब्दीली जो कि साबिक वज़ीर इमरान खान भी करते रहे, लेकिन खुद बिल्कुल उनको फिर स्टेप बैक करना पड़ा, उनको हासिल कुछ नहीं हुआ उससे। लीकी बकेट के अंदर पानी डालते जाएंगे, वो बहता जाएगा। जैसे वो आइंस्टाइन ने भी कहा था कि आप एक ही काम करके डिफरेंट नतीजा अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बेवकूफ हैं। तो मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूं कि हमें बेवकूफियां अगर करते रहेंगे तो फिर एक टाइम आ जाएगा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। सो इस वक्त सूरत हाल यही है कि सब कुछ नहीं, जो मैंने तरजीहात कुछ बताई हैं, आप उनको इस बकेट से निकालें, उन लोगों को दें जिनको काम आता है। अपने दाएं बाएं, पहले हम वेस्ट को देखते थे, अब हमें सऊदी अरब भी सिखा सकता है, हमें यूएई भी सिखा सकता है, चीन तो सिखाता ही सिखाता है, रशिया भी सिखा सकता है, कैम्बोडिया भी सिखा सकता है, क्योंकि उन लोगों ने जिसको जो काम आता था वहां देना शुरू कर दिया है। जब मैं डील करता था हेड ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, रामको वगैरह आते थे, वहां पेट्रोलियम के पीएचडीज आते थे, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स आते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को वो लेकर आते थे, और हमारी तरफ से हम एक जर्नलिस्ट सीएसएस ऑफिसर मिड करियर का बिठा देते थे। ना उस गरीब को समझ आती थी, ना उसके पास कोई अथॉरिटी होती थी, तो वो हमें संजीदगी से क्यों लें? लोग हमारे मुल्क का पोटेंशियल करना चाहते हैं, लेकिन हमें संजीदगी दिखाने के लिए करंट स्ट्रक्चर के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं, ये नहीं हो सकता। हमें कुछ चीजों को अलहदा करना पड़ेगा। मैं नए इदारे बनाने के खिलाफ हूं, लेकिन कोई अच्छा प्रोफेशनल हुकूमत के साथ आज काम करने पे तैयार नहीं है, कोई भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत प्राइवेट सेक्टर से हुकूमत के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, और उसकी बड़ी सीधी सी वजह है, यहाँ पे जो सियासी अशराफिया है वो किसी कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे लोगों को लाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो ख़ुद को फिर इनसिक्योर महसूस करते हैं, और अगर वो शायद ये भी समझते हैं कि अगर वाक़तन इस्लाहात हो गई तो उनके जो अपने अल्ले तल्ले हैं, जो अयाशियाँ हैं, जिस अंदाज़ में इन्होंने अपनी सल्तनतें इस मुल्क के अंदर खड़ी की हैं, गरीब आवाम गरीब के गरीब रहे, और ये जो उमरा थे वो अमीर तर होते चले गए, इनकी फिर जायदादें भी बाहर चली गई। कोई लंदन में बना बैठा, फ्लैट ख़रीद बैठा, कोई न्यूयॉर्क में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, मालूम नहीं कहाँ कहाँ पे ये जायदादें फैली हुई हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह कि मुल्क के अंदर निज़ाम सुधारने के बजाय वो इसी निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, और इस सोच के बिल्कुल बग़ैर कि अगर ये इस मुल्क को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इनके अपने जो अल्ले तल्ले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन शायद इनको खौफ नहीं है हारून, इसलिए कि ये तो अपना सामान उठाएंगे, ब्रीफ केस उठाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इन्होंने बैकअप्स रखी हुई हैं, ये जब तक अपने कॉलोनियल माइंडसेट से लोगों से एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे फवायद, ये रहेंगे। इन्होंने अपने बच्चे सेटल कर दिए हैं। इस मामले में खान साहब ठीक कहते हैं, जायदादें बाहर हैं, लेकिन खान साहब को भी ये सोचना चाहिए
کہ ایک لیکی بکٹ کو یوز کر کے تبدیلی نہیں آتی. جی بہت بہت شکریہ انو صاحب. یعنی ایک ایسی بالٹی ہے جس میں بہت سارے چھید ہوئے ہوئے ہیں، اور جب تک اس بالٹی کو ہم تبدیل نہیں کریں گے اس میں جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں وہ رستا چلا جائے گا. یہی حال کچھ پاکستان کا بھی ہے. بہت بہت شکریہ.